हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सॉल्व एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सॉल्व एग्जाम्पल 4.6। देखिए क्या पूछा है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in the east to west direction. Then what is the direction in which she should hold her umbrella? मतलब कि एक बहन जी है, बहन जी ईस्ट से वेस्ट वाली ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट वाली डायरेक्शन में कितने मीटर पर सेकंड से? 12 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बहन जी। ठीक है, तो जो बहन जी है वो वीबी वेलोसिटी, वीबी कितनी दी गई है आपको? 12 मीटर पर सेकंड। वीबी आपको 12 मीटर पर सेकंड दी गई है। ठीक है, तो वीबी मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और रेन जो भी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि ये डायरेक्शन में गिर रही है। ऑब्वियसली रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही गिरती है ना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गिरती है क्या? नहीं गिरती है। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन। ठीक है, ये डायरेक्शन वो रेन की डायरेक्शन है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है आपको? 35 मीटर पर सेकंड। कितनी? 35 मीटर पर सेकंड। तो पहले तो ये पता लगा लेते हैं कि भाई ये रेन की वेलोसिटी बहन जी को कौन सी डायरेक्शन में और कितनी महसूस होगी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना कि बहन जी को ये रेन कौन सी डायरेक्शन में महसूस होगी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय बहन जी कितनी होगी, है ना। ये पहले पता लगाना होता है, तो ही तो हमें पता लगता है ना। देखो, अगर आपको अंब्रेला को, अगर आपको रेन से बचना है तो अंब्रेला को कौन सी डायरेक्शन में ओपन करना होता है? तो जिस डायरेक्शन में रेन गिरती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अंब्रेला को ओपन करना होता है ना। मान लो बच्चों के रेन ये डायरेक्शन में गिर रही है तो आपको अंब्रेला को ये वाली डायरेक्शन, मतलब कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में ओपन करना। मतलब कि आप जैसे ही यहां से, ध्यान से सुनना, जैसे ही आप यहां से, क्योंकि पहले तो अंब्रेला ऐसी होगी ना, सिकुड़ी हुई, ये सुनो, और आपको यहां पे एक बटन दिया जाता है, ये बटन को आपको प्रेस करना होता है ओपन करने के लिए। तो भैया ये बटन को जैसे आप प्रेस करोगे तो अंब्रेला कौन सी डायरेक्शन में ओपन होनी चाहिए? रेन के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। मतलब कि वो अंब्रेला ये डायरेक्शन में ओपन होनी चाहिए और ऐसे खुलनी चाहिए, तब जाके आप उस रेन से बच सकते हो। क्लियर हुई बात। मान लो कि अगर आपको रेन एंगल पे महसूस हो रही है, मान लो आपको रेन ये वाली डायरेक्शन में महसूस होती है, ठीक है, तो ऐसे केस में पहले तो आपको अंब्रेला को उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे पकड़ना है और फिर क्या करना है? ये बटन को प्रेस करना है। बटन प्रेस करते ही आपकी अंब्रेला जो भी है वो कौन सी डायरेक्शन में ओपन होनी चाहिए? रेन के अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होनी चाहिए, तो ही आप रेन से बच सकते हो। समझ में आ रहा है? तो एवरी टाइम हमेशा ये चीज नोटिस करना है आपको और ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको रेन से बचना है तो ऐसे केस में अंब्रेला को रेन के अपोजिट डायरेक्शन में खोलना है। ठीक है, रेन के अपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करना है, तो ही आप रेन से बच सकते हो, तो ही रेन से बच सकते हो। ठीक है, तो पहले तो मुझे यहां पे ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये जो बहन जी है ना, बहन जी को ये रेन की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में महसूस हो रही है। अगर मुझे वो डायरेक्शन पता चल गई ना तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में उनको अंब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में अंब्रेला को होल्ड करना है, तो भाई साहब पहले यह पता लगा लो कि बहन जी को रेन कौन सी डायरेक्शन में महसूस होगी, उसके अपोजिट, उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में रेन से बचने के लिए उनको अंब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो पहले हम क्या पता लगाएंगे? पहले हम पता लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय बहन जी। ठीक है, आरबी, और वो क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बहन जी। या सुनो, ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ बहन जी, वेलोसिटी ऑफ बहन जी 12 मीटर पर सेकंड है, किसने बताई? ग्राउंड ने, मतलब कि मैं इसको बोलूंगा जी, या यस और नो, हम ऐसे ही लिखते थे ना रिलेटिव मोशन में। और वेलोसिटी ऑफ रेन, भाई रेन की वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड है, ये किसने प्रूफ दिया? तो भैया ग्राउंड ने प्रूफ दिया, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? वीआरजी। और बच्चों ये वीआरजी क्या है? देखो ये नीचे वाली, ये नेगेटिव वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन, तो इसको हम माइनस जे कैप से डिनोट करते हैं, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन, तो इसको हम माइनस आई कैप से डिनोट करते हैं। तो क्या आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हो कि वीआरजी अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा -35 जे कैप, है ना।
लिख सकता हूं -35 जे कैप। भाई -35 जे कैप, ये -35 ये एक्चुअल में जे कैप के साथ माइनस लगा है ना, वो माइनस की वजह से ये -35 जे कैप हुआ। क्लियर है? माइनस, देखो वेलोसिटी ऑफ बेंजी ऑब्जर्व बाय ग्राउंड कितनी है, तो भैया वो 12 मीटर पर सेकंड है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन। मतलब कि मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा -12 आई कैप, है ना, क्योंकि आई कैप माइनस होगा ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम माइनस आई कैप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा -12 आई कैप। क्लियर हुआ? ये माइनस आई कैप का माइनस है, लेकिन उसको हमने आगे लिख दिया। ठीक है, तो ये भैया माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। मतलब कि ये 12 वाली टर्म तो प्लस हो गई, मतलब कि ये 12 आई कैप -35 जे कैप। तो इसका मतलब ये होता है कि बहन जी को ये जो रेन है ना, वो रेन कौन सी डायरेक्शन में महसूस होगी? तो भैया देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब कि इसका ये वीआरबी अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, मतलब कि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट दिखा रहा है। मतलब कि आप क्या ये ब्लू कलर वाली लाइन को इंडिकेट कर पा रहे हो? ब्लू कलर की लाइन को देख पा रहे हो? ये जो ब्लू कलर की लाइन है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय बहन जी। या सुनो, टू बी स्पेसिफिक बात करूं तो वो एक्चुअल में ये डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर से आप यहां पे देख सकते हो, ऐसे रेन ऑब्जर्व होगी उनको। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में उनको रेन ऑब्जर्व होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन। तो बहन जी को ये डायरेक्शन में रेन महसूस होगी, क्योंकि उसका रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? देखो ना, उसका रिजल्टेंट जो भी जा रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। यस और नो? तो उसके लिए यहां पे आपको ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय बहन जी जो भी दी गई है, ब्लू कलर वाली लाइन, वो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में दी गई है। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब? अरे भैया देखो ना, ये क्वाड्रेंट को, ये एक्सिस को थोड़ा लंबा खींचो ना, ये एक्सिस को थोड़ा लंबा कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना। एक्सिस को थोड़ा लंबा ड्रॉ कर दिए, तो ध्यान से देखो, ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारी पॉजिटिव एक्सिस, मतलब कि मैं इसको आई कैप लिखता हूं, इसको मैं जे कैप लिखता हूं, है ना। तो उसको बहन जी को वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय बहन जी, मतलब कि बहन जी को रेन कौन सी डायरेक्शन में दिखी भाई? परफेक्टली वाई डायरेक्शन में नहीं दिखी, उनको थोड़ा सा एंगल डेविएट होते दिखी। या सुनो, थीटा एंगल पे उनको ये वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व हुई। और वो कहां से पता चला कि भाई वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा? क्योंकि ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। कैसे पता चला हमको? तो भैया उसको पता लगाना बहुत ही आसान है। देखो ना, ये पॉजिटिव आई कैप और ये माइनस का मतलब होता है नेगेटिव जे कैप। पॉजिटिव आई कैप मतलब कि ये, नेगेटिव जे कैप मतलब कि ये। तो सोचो ना, ये रिजल्टेंट कहां पे आया भैया? फोर्थ क्वाड्रेंट में आया ना। एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एम, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ये कहां पे हो सकता है? फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू हो सकती है। मतलब कि रिजल्टेंट जो भी दिखेगा, मतलब कि बहन जी को रेन कौन सी डायरेक्शन में दिखेगी? तो बहन जी को रेन कौन सी डायरेक्शन में, मतलब कि थीटा तो हमें पता लगाना है, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखेगी। और ऐसा ही होता है ना, कई बार होता है कि रेन ऐसे सीधी गिरती है, लेकिन जैसे ही आप व्हीकल लेके जाते हो, स्पीड में जाते हो, तो आपको वही रेन एंगल पे नजर आती है। इसके पीछे का रीजन यही होता है कि रिलेटिव मोशन हो रही है, इसीलिए आपको ये एंगल पे दिखेगी। और वो अभी आपको समझ में आएगा कि एंगल पे दिखेगी, क्योंकि यहां पे देखो रिजल्टेंट कितना निकला। वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय बहन जी कितनी आई? 12 आई कैप -35 जे कैप। मतलब कि आप समझ सकते हो, आप इसको लिख भी सकते हो कि जी हाँ, ये कौन से क्वाड्रेंट में आई? फोर्थ क्वाड्रेंट में आई, है ना। ये कौन से क्वाड्रेंट में निकली? फोर्थ क्वाड्रेंट में निकली, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, ठीक है। अरे भैया से यस और नो? ठीक है सर, हम यहां पे बोलेंगे तो क्या आपको सुनाई देगा? हाँ सुनाई देगा। तो चलिए पहले तो ये एंगल थीटा पता लगा लेते हैं, क्योंकि हमें इतना समझ में आता है कि जिस डायरेक्शन में रेन गिरती है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बहन जी को अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। मतलब कि बहन जी को ये डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, ये डायरेक्शन में। अगर वो ये डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करेंगे तो ही वो रेन से बच पाएंगे, क्योंकि उनको रेन ना ये डायरेक्शन में एंगल पे नजर आ रही है। यस और नो? तो एक काम करते हैं ना, अम्ब्रेला कौन से एंगल पे ओपन करना है, अम्ब्रेला कौन से एंगल पे होल्ड करना है? तो भैया यहां पे देखो ना, अगर ये एंगल थीटा है, तो क्या उसके सामने वाला ये एंगल भी तो थीटा होगा? ये एंगल भी तो थीटा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप
ये थीटा पता लगा लेते हो तो कौन से एंगल पे उनको होल्ड करना है वो भी थीटा ही होगा, यस और नो। तो बस यहां से ये थीटा पता लगा लो, वही एंगल पे उनको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन वो एंगल छाते को आपको टूवर्ड्स दी वेस्ट डायरेक्शन में उतने एंगल पे खोलना पड़ेगा, है ना। ऐसा हम आंसर में लिख पाएंगे। तो चलिए थीटा पता लगा लेते हैं। थीटा कैसे पता लगेगा? थीटा कैसे पता लगेगा? तो भैया थीटा यहां से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे क्या आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है? क्या ये ट्राइंगल दिख रहा है? ये भाई राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। ये हाइपो है, वीआरबी क्या है? हाइपो है। ये अगर वीबी ये डायरेक्शन में है, अगर मैं उसका प्रोजेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लूं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वीबी। और माइनस वीबी मतलब कि ऑलरेडी वीबी वीबी माइनस ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको प्लस 12 लिख सकता हूं। अगर वीबी माइनस 12 है तो माइनस वीबी प्लस 12 होगा ना, यस और नो। डायरेक्शन बदल गई ना, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसीलिए तो ये प्लस 12 लिख सकते हैं। और ये कितना दिया गया है आपको? ये दिया गया है 35। तो भैया यहीं से टेन थीटा की वैल्यू लगा दो। टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा होगा सामने वाली, ये एंगल को देखो ना, सामने वाली मतलब कि वीबी डिवाइड बाय पास वाली मतलब कि वी आर, है ना। तो ये हो जाएगा वीबी डिवाइड बाय वी आर। हमें सिर्फ एंगल निकालना है तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो वीबी कितना है? 12। वी आर कितना है? 35। तो जरा कैलसियम में 12 डिवाइड बाई 35 भी कर लेते हैं। तो 12 डिवाइड बाई 35 बच्चों हमारे पास क्या निकल के आएगा? सो 12 डिवाइड बाई 35 हमारे पास आएगा 0.3428। कितना आंसर आया? 0.3428, है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू बच्चों इतनी आएगी। टेन थीटा इतना होगा, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा इज इक्वल टू 0.3428, है ना। 0.3428 में लिख सकता हूं। और बच्चों ये अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री के बराबर होगा। तो ये थीटा अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं? 19 डिग्री, है ना। तो हमें ये पता चला कि बहन जी को ये रेन y एक्सिस से कितने एंगल पे महसूस हो रही है? 19 डिग्री पे। y एक्सिस से 19 डिग्री पे महसूस हो रही है। तो इसीलिए उनको ये वाली रेंज से बचने के लिए, ध्यान से सुनना, उनको ये वाली रेंज से बचने के लिए उनको छाता टूवर्ड्स द वेस्ट, फ्रॉम द पॉजिटिव y एक्सिस टूवर्ड्स द वेस्ट कितने डिग्री पे होल्ड करना पड़ेगा? 19 डिग्री पे होल्ड करना पड़ेगा, है ना। तो मैं आंसर में क्या लिखूंगा? तो मैं आंसर में एक सेंटेंस में ये लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है ना, तो मैं आंसर यहां पे ये लिखूंगा, द वुमन शुड होल्ड हर अम्ब्रेला at an angle of about कितना? 19 डिग्री, है ना। 19 डिग्री, क्योंकि अगर रेन उनको 19 डिग्री पे महसूस हो रही है तो सीधी सी बात है कि उनको अपोजिट डायरेक्शन में छाता होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी उसके सामने वाला क्या होगा? थीटा होगा। हमने दिखाया रेड कलर से छाता दिखाया है, देखो रेड कलर से छाता दिखाया है हमने, यस और नो। 19 डिग्री विथ दी, ध्यान से सुनना, विथ 90 डिग्री किसके साथ? 90 डिग्री किसके साथ? तो विथ ये पॉजिटिव वर्टिकल लाइन है ना, उसके साथ 19 डिग्री, है ना, उसके साथ 19 डिग्री। तो वर्टिकल विथ वर्टिकल टूवर्ड्स कौन सा? ये वर्टिकल है। टूवर्ड्स क्या? ये है ना, ये एंगल 90 डिग्री ना, ये एंगल। तो टूवर्ड्स क्या होगा? देखो यहां पे वेस्ट है ना, तो टूवर्ड्स वेस्ट मतलब कि वर्टिकल से 19 डिग्री पे टूवर्ड्स वेस्ट। वर्टिकल ये हो गई, मान लो वर्टिकल, टूवर्ड्स वेस्ट मतलब कि ये हो गई, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा? ये वर्टिकल एक्सिस से 19 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट, यहां पे इतने एंगल पे छाता होल्ड करना पड़ेगा, है ना। क्लियर हुआ आंसर? सो विथ वर्टिकल टूवर्ड्स वेस्ट।
क्लियर? सो दिस इज द आंसर जो आपको यहां पे पूछा गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, क्या बोला है देखो, गैलीलियो इन दिस बुक, इन हिज बुक, इन दिस नहीं, इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस stated that for elevation which exceeds or falls short of 45 degree by equal amounts the range are always equal. Prove this statement. भाई गैलीलियो ने एक चीज यहां पे बताई थी, उनकी बुक में ये सेंटेंस लिखा था, उन्होंने बोला था कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को अगर आप 45 डिग्री के एंगल से, ठीक है, मान लो कि ये वाली जो लाइन है वो 45 डिग्री वाली लाइन है, तो आप 45 डिग्री एंगल से मान लो थीटा जितना ज्यादा एंगल पे और उतने ही थीटा जितने कम एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करते हो, तो उन दोनों केस में उस ऑब्जेक्ट के द्वारा प्राप्त होने वाली रेंज आपको क्या मिलेगी? सेम ही मिलेगी। मतलब कि चाहे आप 45 डिग्री से जितना एंगल ज्यादा, मान लो कि आपने 45 से 15 डिग्री जितना एंगल ज्यादा किया, बराबर है, तो 45 डिग्री से जितना एक्सीड एंगल पे फेंकते हो उतने ही, जितने एक्सीड एंगल पे फेंकते हो उतने ही शॉर्ट एंगल पे 45 डिग्री से फेंकते हो, तो दोनों केस में वो ऑब्जेक्ट के द्वारा प्राप्त होने वाली रेंज जो भी होगी ना, वो रेंज आपको सेम मिलेगी। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। 45 डिग्री से जितना एंगल एक्सीड करके आप प्रोजेक्ट करवाते हो उतना ही एंगल 45 से रिड्यूस करके आप अगर आप उसको प्रोजेक्ट करवाते हो, तो दोनों केस में आपको जो रेंज होगी वो सेम मिलेगी। और हमें ये तो पता है कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है ना, 45 डिग्री पे मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप 45 से एंगल ज्यादा करते जाओगे तो वापस रेंज क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही आप 45 डिग्री से कम एंगल करते जाओगे वैसे वापस रेंज डिक्रीज होती जाएगी। और आपको पता है कई बार होता है ना, वो क्रिकेटर छक्का लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यहां से उसने बैट से बॉल को हिट तो किया, लेकिन देखा तो भाई बॉल बहुत ही ऊंचा चला गया, ये सुनो, ऊंचा चला गया। तो ऐसे केस में आपको पता ही होता है कि भाई ये ना कैच आउट हो गया, यहां पे जो खड़ा है ना फील्डर, उसने कैच कर ली, उसने कैच कर लिया। उसी तरह से अगर मान लो कि वो छोटे एंगल पे बॉल को हिट करता है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि तब भी सेम कैच करने वाला, सेम जो फील्डर है वो बॉल को कैच कर लेगा, ये सुनो, क्योंकि ऐसे दोनों केस में एंगल दोनों डिफरेंट है, ये एंगल और ये एंगल दोनों डिफरेंट है, फिर भी यहां पे वही फील्डर, वहां पे खड़ा वही फील्डर दोनों बॉल को कैच कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया ये ऑब्जर्वेशन से आप भी पता लगा सकते हो, जो गैलीलियो जी ने बोला था, उन्होंने तब ऑब्जर्व करके बोला था कि भाई उन्होंने ये नोटिस किया कि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को या तो 45 से किसी एक्सीड एंगल पे फेंके, या फिर उतने ही, जितने एक्सीड एंगल पे हमने फेंका ना उतने ही कम एंगल पे फेंके, दोनों केस में रेंज सेम ही मिलती है, दोनों केस में रेंज सेम ही मिलती है। ये सुनो, मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको मैं ये बोल सकता हूं कि मान लो कि यहां पे ये थीटा जो भी है वो मैंने 15 डिग्री रखा है, मान लो थीटा जो भी है वो मैंने 15 डिग्री है, तो आप 45 प्लस 15 डिग्री, ध्यान से सुनना, आप 45 प्लस 15 डिग्री पे फेंको या फिर 45 माइनस 15 डिग्री पे फेंको, ये दो एंगल, ये कितना आएगा? 60 डिग्री, और ये कितना आएगा? 30 डिग्री। मतलब कि या तो आप प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे फेंको या 30 डिग्री पे फेंको, दोनों केस में रेंज सेम ही मिलेगी। सर ऐसा होता है क्या? हाँ यही होगा, और इसका प्रूफ यहां पे देने वाले हैं। दोनों केस में रेंज सेम ही होगी, चाहे 45 प्लस थीटा या फिर 45 माइनस, जितना थीटा एक्सीड किया ना उतना ही थीटा कम करना है ना। तो ऐसे दो एंगल जो भी आपको मिलेंगे वो दो एंगल पे आपको रेंज हमेशा सेम मिलती है। ऐसा जरूरी नहीं कि 15 डिग्री, मान लो कि मैं 45 प्लस 5 करूं तो उतना ही 45 माइनस 5 करो, यहां पे आएगा 50 डिग्री, यहां पे आएगा 40 डिग्री, तो आपको 50 एंड 40 डिग्री पे सेम रेंज मिलेगी, ठीक है। ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है, और ये आप ट्राई करना, यहां पे हम प्रूफ देंगे, उसके बाद आप घर से ये ट्राई करना कि क्या सच में 45 प्लस 15 डिग्री एंड 45 माइनस, क्योंकि ये दो एंगल जो भी आएंगे 45 प्लस 15 करके, जो एक 60 आएगा और दूसरा 30 आएगा,
माइनस करके, तो ये दोनों एंगल पे वैल्यू आपको पता होती है, ये दोनों नोन एंगल है, इसलिए ये वाला एग्जांपल खुद से ट्राई करना, 100% गारंटी कि आपको वहां पे रेंज सेम मिलेगी। तो यस, ये होता है 45 से जितना एंगल एक्सीड किए उतना ही एंगल अगर आप रिड्यूस करके दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी देके अगर आप दो एंगल पे फेंकोगे तो दोनों सेम रेंज कवर करेंगे। ये बात सही है। अभी उसका प्रूफ भी देख लेते हैं, तो प्रूफ देखने के लिए मैं क्या करता हूं, प्रूफ देखने के लिए ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं यहां पे इन जनरल सेंस में बोल रहा हूं कि मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल को मैं यहां पे 45 प्लस थीटा एंगल पे फेंक रहा हूं, है ना, 45 प्लस थीटा एंगल, मतलब कि ये वाला जो भी है जिसको मैं यहां पे वीओ वेलोसिटी देके मैं इसको ये देखो ना, ये 45 वाली लाइन, ये 45 वाली लाइन, उसमें प्लस थीटा किए, है ना, उसमें प्लस थीटा किए, तो मान लो कि ये एंगल जो भी है वो है 45 प्लस थीटा, है ना, ये है 45 प्लस थीटा। सो इसको मैं बोल देता हूं लेट से थीटा 1 एंगल जो है मेरे लिए 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा, ठीक है, 45 डिग्री प्लस थीटा। और दूसरा एंगल जो भी है वो ये है, मतलब कि उसी प्रोजेक्टाइल को अभी मैं क्या करता हूं, ये 45 वाली लाइन है, उससे थीटा एंगल नीचे आ जाता हूं, उससे जितना एंगल एक्सीड किया उतना एंगल नीचे आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि ये वाली आपको लाइन दिख रही है, हाँ, ये एंगल पे मैं उसको इनिशियल वेलोसिटी देता हूं, दैट इज वीओ, मतलब कि मैं अभी फेंक रहा हूं कौन से एंगल पे, मान लो कि ये एंगल पे, और वो एंगल कितना है, लेट से ये है थीटा 2 एंगल, और इसको मैं बोलता हूं 45 माइनस थीटा। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो एक बार फेंके, मान लो कि ये एंगल थीटा 1 पे, ये एंगल है थीटा 1, और एक बार फेंकेंगे ये एंगल पे जो होगा हमारे लिए थीटा 2, और यहां पे मैं लिखता हूं कि व्हाट इज थीटा 1 एंड व्हाट इज थीटा 2। थीटा 1 एंगल है 45 डिग्री प्लस थीटा, एंड थीटा 2 एंगल है 45 डिग्री माइनस थीटा, है ना, क्लियर है। ये 45 वाली लाइन, तो 45 वाली ये लाइन, उससे थीटा प्लस और उससे थीटा माइनस, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल मैंने पसंद किए, एक एंगल बना थीटा 1 और दूसरा एंगल बना थीटा 2, है ना। तो ऐसे दो एंगल पे दो अलग अलग एंगल है, 45 प्लस थीटा एक अलग है, 45 माइनस थीटा भी एक अलग एंगल है। तो ऐसे में दो एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंकने वाला हूं और कैलकुलेट करने वाला हूं कि भैया तब मुझे रेंज क्या मिलेगी। मान लो कि थीटा 1 एंगल पे जब भी हम फेंके तब हमें रेंज मिली R1, एंड जब भी थीटा 2 एंगल पे फेंके तब मुझे रेंज कितनी मिली, R2। तो पहले R1 कैलकुलेट कर लेते, उसके बाद R2 कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो R1, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या आपको पता है रेंज का फॉर्मूला, याद है ये वाला फॉर्मूला, क्या है ये फॉर्मूला, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 डिवाइड बाई जी। थीटा 0 मतलब कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है वो एंगल, ओरिजिन के साथ बनने वाला इनिशियल एंगल, उसी को थीटा 0। तो हमारे लिए फॉर्मूला, अगर R1 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो R1 क्या होगा, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइड बाई जी होगा, है ना, क्लियर है। चलिए तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं R1 रेंज निकालने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास रेंज का फॉर्मूला तो उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, सीधा यूज कर लो। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे लिए, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइड बाय जी, है ना। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा 1, ये थीटा 1 का वैल्यू क्या है, थीटा 1 का वैल्यू प्लेस करो, तो थीटा 1 हमारे लिए क्या है, थीटा 1 कितना है, यहां से यहां तक का एंगल, यहां से यहां तक का एंगल जो कितना होगा, इतना 45 है, देखो इतना 45, ध्यान से देखो, इतना 45 है ना, इतना 45 प्लस थीटा, तो टोटल होगा 45 प्लस थीटा, है ना, इसलिए हमने यहां पे लिखा थीटा 1 इज इक्वल टू 45 प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस थीटा डिवाइड बाय, सॉरी 2 थीटा होता है ना, 2 थीटा होता है, सॉरी। तो ये साइन 2 टाइम्स थीटा 1 की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस थीटा डिवाइड बाय जी, क्लियर है, ठीक है। चलो तो ये 42 को मल्टीप्लाई कर दो, अंदर लेके जाओ 2 को जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो 45 2 जा 90 हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा 90, मतलब कि ये आएगा v0 स्क्वायर इनटू साइन, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 2 थीटा डिवाइड बाय जी, है ना, क्लियर है। अभी साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा याद करो, आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे,
साइन 90 प्लस थीटा, ओल्ड स्टैंडर्ड की बात करो, ओल्ड स्टैंडर्ड में आप पढ़े होंगे, लोअर स्टैंडर्ड में तो ये होता है 90 प्लस थीटा मतलब कि सेकंड क्वार्टर, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, है ना। और क्योंकि सेकंड क्वार्टर में साइन खुद पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसको प्लस कॉस बोलते हैं। अगर याद है तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, उसी तरह साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है ना। 90 माइनस थीटा भी क्या होगा, कॉस थीटा होगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो बस यही वैल्यू यहां पे प्लेस कर देते हैं। तो बच्चों मुझे यहां पे, क्योंकि यहां पे साइन 90 प्लस 2 थीटा है, तो भाई मेरे पास ये रेंज R1 क्या निकल के आएगी, रेंज R1 आएगी V0 स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 2 थीटा, जिसको हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो सकता है cos 2 थीटा डिवाइड बाय जी। सो दिस इज द रिजल्ट नंबर 1। तो मुझे R1 रेंज, पहले केस में रेंज क्या मिली, पहले केस में रेंज मिली V0 स्क्वायर cos 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है। उसी तरह अभी मैं दूसरे एंगल पे फेंकता हूं। मान लो कि दूसरे एंगल पे जब फेंके, कौन सा वाला, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल पे जब हम फेंके θ2 एंगल पे, तब मान लो कि हमें रेंज कितनी मिलती है, लेट्स से R2 मिलती है। तो वही वाला फॉर्मूला, रेंज का तो एक ही फॉर्मूला होता है ना, बस एंगल चेंज होगा। V0 स्क्वायर यहां पे मैं कौन से एंगल पे फेंक रहा हूं, θ2 एंगल पे फेंक रहा हूं, तो मैंने θ2 प्लेस कर दिया डिवाइड बाय जी। अभी यहां पे सारी वैल्यू प्लेस कर दो, तो सारी वैल्यू प्लेस करोगे ये हो जाएगी V0 स्क्वायर साइन 2 टाइम्स θ2 का वैल्यू क्या है, 45 माइनस थीटा है, 45 माइनस थीटा डिवाइड बाय जी, है ना। और 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहां पे लिखता हूं, सो इट इज, सो R2 इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे V0 स्क्वायर, V0 स्क्वायर साइन 2 को मल्टीप्लाई कर दे, 45 टू 90, तो ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा डिवाइड बाय जी। और हमें पता है कि 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। मतलब कि R2 का वैल्यू भी मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट V0 स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय जी, है ना, कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो जरा कंपेयर करो, ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। तो क्या आपने नोट डाउन किया कि रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 दोनों केस में आपको आंसर सेम मिले, यस और नो, मतलब कि यस, ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया। सो फ्रॉम, मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 आई कैन से दैट R1 इज इक्वल्स टू R2। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन 45 से जितने एक्सिड एंगल पे आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करवाते हो, एग्जैक्टली उतने ही एंगल, उतने ही कम एंगल पे, 45 से उतने ही कम एंगल पे अगर आप उसको प्रोजेक्टाइल करवाओगे तो दोनों केस में आपको रेंज सेम मिलेगी। ये किसका कहना था, गैलीलियो जी का कहना था, और बात सही है, हमने यहां पे उसका प्रूफ देख लिया है ना। क्लियर है। तो अगर आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाए कि ऐसे कौन से दो एंगल होंगे, दो एंगल की पेयर होगी कि जिसपे आपको रेंज सेम मिलेगी, तो आपको बस क्या, कौन सा यूज करना है, ऐसे दो एंगल कौन से आएंगे, 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा, है ना, 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा, ऐसे दो एंगल पे आपको रेंज सेम मिलेगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोला है, a hiker stands on the edge of a cliff for 90 meters above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meters per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. Take g is equals to 9.8 meter per second square. मतलब कि मान लो कि किसी 490 मीटर की हाइट से कोई एक स्ट्राइकर जो भी है, कोई एक हाइकर जो भी है, वो क्या कर रहा है, वहां से किसी स्टोन को वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टोन को थ्रो कर रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो वो हाइट पे चले जाते हैं, 490 मीटर, ग्राउंड से 490 मीटर की हाइट पे चले, मान लो कि ये ग्राउंड है और हम ग्राउंड से 490 मीटर की हाइट पे चले जाते हैं। मान लो कि ये हो गई हमारी हाइट 490 मीटर की, है ना। सो दिस इज द 490 मीटर हाइट।
ये 490 मीटर की हाइट है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो हम ग्राउंड से अभी 490 मीटर की हाइट पे, किसी हाइट पे है, और यहां से वो हाइकर जो भी वो क्या कर रहा है, एक स्टोन को गिरा रहा है। लेकिन स्टोन को कैसे गिरा रहा है, स्टोन को ना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा है, उसको वो वर्टिकली नीचे नहीं फेंक रहा है। वो क्या कर रहा है, यहां से सीधी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने मीटर पर सेकंड की, 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देके उसको मोशन में लाने की कोशिश करता है। तो यहां से वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी दे रहा है, ध्यान से सुनना, ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी दे रहा है ना, ऐसा आपको बोला गया है। आप समझ सकते हो कि ऐसे केस में होगा क्या। आपको क्या लगता है, वो स्टोन सीधा ऐसे चला जाएगा, वो सीधा ऐसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। वो स्टोन की अगर मोशन आप नोट डाउन करोगे तो वो डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। एक बार ट्राई करके देखना, आपको 100% ऐसा लगेगा। आप ना किसी हाइट से, मतलब अभी जहां पे बैठे हो आप, अगर आप आपके जो पैड है, आपका जो पैड जिसके ऊपर रख के आप नोटबुक रख के लिख रहे हो, या फिर किसी टेबल के ऊपर बैठे हो, तो टेबल से किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी छोटी सी रबर होगा ना, रबर, रबर को रखो और उसको क्या करना है, ये टेबल है ना आपका, टेबल है ना, यहां से एक रबर को, इरेजर को रखना है और उसको ये वाली डायरेक्शन में आपको हल्का सा टपली लगाना है। टपली मतलब कि फोर्स, हल्का सा खटाक करके आप फोर्स लगा दो तो रबर मोशन में आएगा। आपने कौन सी डायरेक्शन में उसको मोशन दी, एक्स डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी आप नोट डाउन करना कि उसकी मोशन कैसी होगी, ऐसी होगी, मतलब कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। ये हम 100% प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। क्यों ऐसा हुआ, आपने तो सिर्फ उसको एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी दी ना, वाई डायरेक्शन की थोड़ी ना दी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो जीरो थी, है ना, आपने तो सिर्फ उसको एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी प्रोवाइड की, वाई डायरेक्शन की थोड़ी ना की। फिर भी वो नीचे जाएगा क्योंकि भैया यहां पे ग्रेविटी लगेगी जो नीचे की ओर उसको लेके जाएगी, है ना। तो भले वो वाई डायरेक्शन में उसके पास इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, क्योंकि हमने इनिशियली सिर्फ उसको 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी, है ना। ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन, जहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ये हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन। तो इसी के लिए मैं यहां पे एक्सिस भी यहीं से शुरुआत करता हूं, यहीं से मान लेता हूं। तो मान लो कि हमारी ग्रीन कलर वाली जो भी है वो एक्सिस है ना, ये हमारी ग्रीन कलर वाली जो भी है वो एक्सिस है। तो मैं यहीं से उसको मान लेता हूं कि यहीं से वो स्टार्ट हो रही है ना, और ये हो गया हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट। तो मेरे लिए ये जो एक्सिस होगी वो इस तरह से होगी, है ना। तो ये हो गई हमारी एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो स्टोन है ना, ये स्टोन, यही बोला है ना स्टोन, हाँ स्टोन है, उसको हम यहीं से ओरिजिन से हम इसको गिरा रहे हैं, ओरिजिन से गिरा रहे हैं। तो जरा देखो तो ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में, ये उसकी इनिशियल पोजीशन होगी। इनिशियल पोजीशन पे आप देख सकते हो ओरिजिन से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये वाले स्टोन के लिए फॉर दी एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो इनिशियली मैं ये लिख सकता हूं कि उसकी इनिशियल पोजीशन, एक्स पोजीशन क्या है, 0 है, क्योंकि हमने ओरिजिन वहीं पे माना है ना, जहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करे वहीं पे हमने हमारी एक्सिस का ओरिजिन माना है। तो इनिशियल पोजीशन, एक्स पोजीशन क्या है, 0 है। अच्छा, इनिशियल एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, v0x, तो वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है ना। इनिशियली उसके पास 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियली वाई डायरेक्शन की पोजीशन क्या है, तो जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है वहीं पे हम ओरिजिन मान रहे हैं, तो y0 क्या, 0। और इनिशियली उसकी y डायरेक्शन की, ध्यान से सुनना, इनिशियली उसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, तो भैया 0 मीटर पर सेकंड है। हमने ये जो वेलोसिटी प्रोवाइड की वो तो x डायरेक्शन में प्रोवाइड की ना, ये 15 मीटर पर सेकंड, ऐसा बोला है, हॉरिजॉन्टली 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे रहे हैं। मतलब कि हमने जो वेलोसिटी प्रोवाइड की वो तो एक्स डायरेक्शन की, मतलब कि तब वाई डायरेक्शन में उसको हमने कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की थी। समझ में आ रहा है, कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की थी। तो ये हो गई इनिशियल कंडीशंस। क्या क्या आई इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल एक्स पोजीशन 0, इनिशियल वाई पोजीशन 0, क्योंकि हमने ग्राउंड पे ओरिजिन नहीं माना है, जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, वहां पे हमने ओरिजिन माना है, यहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि जहां से जर्नी स्टार्ट करते हैं वहां पे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0, मतलब कि उसका इनिशियल एक्स पोजीशन 0, इनिशियल वाई पोजीशन भी 0। उसके अलावा क्या, उसके अलावा भाई उसकी इनिशियल एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, 15 मीटर पर सेकंड, बट इनिशियल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, 0 मीटर पर सेकंड, है ना।
और आप देख सकते हो कि जब भी वो नीचे आएगा तब कितनी हाइट ट्रैवल करके आएगा, 490 मीटर, है ना। और वो कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, मतलब कि ओरिजिन से नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारे लिए ओरिजिन से ये डेप्थ जो भी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। ओरिजिन से ऊपर होता तो ये होता, तो पॉजिटिव होता। ओरिजिन से नीचे वो डेप्थ को ट्रैवल कर रहा है, तो इसके लिए हम उसको माइनस मानेंगे, है ना। तो यहां पे मैं y कंपोनेंट का इस्तेमाल करता हूं, ध्यान से सुनना। इसकी मोशन के लिए मैं y कंपोनेंट का इस्तेमाल करता हूं। बच्चों y कंपोनेंट याद हो तो हमने वहां पे अलग से लिखा था प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। मैंने तब बोला भी था कि जब भी आपको ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट को अलग करके देखना है। तो बच्चों जरा देखो तो ये y कंपोनेंट पे y का फॉर्मूला क्या है, मतलब ट्रैवल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, तो ये है y इज इक्वल्स टू v0 sin थीटा 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है ना। y इज इक्वल्स टू v0 sin थीटा 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। तो बस यही फॉर्मूला यहां पे भी लगा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे भी लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू बी स्पेसिफिक लिखना चाहो एक्स्ट्रा तो y0 प्लस v0 sin थीटा 0। अब ये जो v0 sin थीटा 0 है ना, इसको मैं v0 y बोल देता हूं, है ना। इसको मैं y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी बोल देता हूं, v0 y इंटू टी माइनस हाफ a t स्क्वायर, है ना। और ये जो a है ना, उसको टू बी स्पेसिफिक लिखना चाहे तो हम यहाँ पे g लिख सकते हैं ना, क्योंकि वहां पे वो फॉर्मूला देखो ना, वहां पे हमने सारी चीजें डिराइव की थी। आप देख सकते हो वो फॉर्मूला, वापस ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला में हमने सारी चीजें प्लेस करने के बाद ही तो ये फॉर्मूला बनाए थे। और यहां पे क्योंकि y0 क्यों मिसिंग है, y0 एक्चुअल में तो y0 होता है, y इज इक्वल टू ये होता है y0 प्लस v0 साइन थीटा 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन क्योंकि जहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही थी, ये वाले केस में यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो वहां पे इनिशियल y कंपोनेंट भी, इनिशियल y पोजीशन भी हमने क्या मानी थी, 0 मानी थी, ओरिजिन से स्टार्ट है, इसीलिए y0 की वैल्यू 0 प्लेस कर दी। उसके साथ साथ ये जो v0 sin थीटा 0 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम v0y भी तो लिख सकते हैं। देखो ना, v0y v0 sin थीटा 0, मतलब कि जहां पे v0 sin थीटा 0 दिख रहा है उसको मैं v0y भी तो लिख सकता हूं हमारे केस में, है ना। हमारे केस में तो फॉर्मूला वही यूज किया मैं, फॉर्मूला यहां पे वही यूज किया मैं, वही फॉर्मूला, बस v0 sin थीटा 0 को मैंने क्या लिख दिया, v0y लिख दिया। अभी हमारे ये वाले केस में भी y0 क्या है, 0 है, उसके साथ साथ v0y भी क्या है, 0 है। मतलब कि ये सारी वैल्यू अगर आप 0 प्लेस करोगे और उसके साथ साथ ये y मतलब कि ट्रैवल डेप्थ जब भी वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तब उसकी y पोजीशन क्या होगी, ये होगी ना y पोजीशन, मतलब कि ग्राउंड पे तब वो कितनी, क्योंकि ओरिजिन यहां पे है ना, ओरिजिन से इतनी डेप्थ ट्रैवल करके नीचे आया होगा, तो समझ सकते हो आप कि तब उसकी यहां पे जब पहुंचेगा ग्राउंड पे तब उसका पोजीशन क्या बनेगा, y पोजीशन। y पोजीशन अगर मुझे लिखना है, यहां पे ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 0, माइनस 490, है ना, लिख सकते हो ना 0, माइनस 490। मतलब कि उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि y पोजीशन क्या होगी, जब वो ग्राउंड पे पहुंच गया होगा, ग्राउंड पे पहुंचा होगा, मतलब कि ये ग्राउंड पे पहुंच चुका है, तो ग्राउंड, क्योंकि हमने ओरिजिन यहां पे माना है, तो उसके हिसाब से ग्राउंड यहां से 490 मीटर नीचे है, ऐसा हमें बोलना पड़ता है। तो उसकी y पोजीशन क्या हो जाएगी, माइनस 490, है ना, दैट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। g का वैल्यू कितना लेने को बोले हैं, 9.8, t का स्क्वायर, टी निकालना है हमें, यही तो पूछा है कि बाय फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, तो यही तो पूछा है उन्होंने, यही तो पूछा है, तो ये टाइम निकालने को बोला है। अभी जरा देखो तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस माइनस, दोनों साइड पे माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 490, दैट इज इक्वल्स टू 9.8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 4.9 होता है, 4.9 टी स्क्वायर। मतलब कि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 490 इज इक्वल्स टू 49 डिवाइड बाय 10 टाइम्स टी स्क्वायर। 49 10 490 होता है, और 10 यहां पे चला जाए तो टी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आएगा आपके पास, 100। मतलब कि टाइम कितना आया आपके पास, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो तो 10 सेकंड। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो भैया उस स्टोन को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेंगे। दूसरा भी क्वेश्चन पूछा है आपको, दूसरा भी क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है,
क्या पूछा है आपको? ग्राउंड एंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब कि आपको वो स्पीड निकालनी है जितनी स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब कि जब भी ग्राउंड पे पहुंचेगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी, है ना। तो जरा समझो यहां पे अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखना कि जब यहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की तब उसके पास इनिशियल एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी v0x थी एंड वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी v0y थी। वो ये मार्ग पे ये पाथ को फॉलो करते 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 मान लो यहां पहुंचा, तब उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी? तो भैया एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कोई चेंज नहीं होती। यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एक चीज तो हमेशा नोटिस की है कि प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है ना। तो मान लो कि यहां पे v0x एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो उतनी ही है, बट y डायरेक्शन की वेलोसिटी कुछ बदल के हो सकता है कि कितनी हो गई होगी, लेट्स से vy के बराबर हो गई होगी। वो बंदा और आगे बढ़ता है, पाथ को फॉलो करता जाता है, मान लो कि अभी पहुंचा कहां पे? ग्राउंड पे। जब भी ग्राउंड पे पहुंचा तब उसके पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी? v0x। बट क्या y डायरेक्शन की भी उतनी होगी? नहीं, y डायरेक्शन की तो चेंज हो रही है ना। तो मान लो कि अभी y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई लेट्स से vfy, फाइनल y, है ना, vfy। यहां पे जब पहुंचा तब vy हुई थी, लेकिन जैसे ही वो यहां से आगे बढ़ते 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 ग्राउंड पे पहुंचा तब x डायरेक्शन की वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, बट या y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई है vfy। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? vfy। तो vox तो हमें पता है 15 मीटर पर सेकंड, बस निकालना क्या है? vfy, है ना, निकालना क्या है? vfy। तो एक काम करते हैं vfy निकाल लेते हैं, और ये vfy निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो यहां पे भी वही y कंपोनेंट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू v0 साइन थीटा माइनस gt, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो वहां पे देखे थे। लेकिन ये v0 साइन थीटा जो भी है वो उसको मैं क्या बोलूंगा? v0y बोलूंगा। तो ये हो जाएगा v0y माइनस gt। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया है? वापस दिखा देता हूं जल्दी से, आ जाओ। ये वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला यूज किया, जहां पे v0 sin थीटा 0 को हम v0y लिख दिए, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज किए, ध्यान से देखते जाओ। तो हम ये हो गया हमारा v फाइनल y, है ना, v फाइनल y जो हमें निकालना है। v0y तो भैया 0 है ना, v0y 0 है तो इसको 0 प्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों vfy हमें क्या मिलेगी? vfy हमें मिलेगी माइनस g इंटू टी के बराबर। माइनस g कितना लेना है? 9.8 लेना है ना, और t कितना लेना है? तो भैया ग्राउंड पे पहुंचा तब की बात है, ग्राउंड पे पहुंचने में टाइम कितना ले रहा है? 10 सेकंड। तो ये जो भी वेलोसिटी की बात करें वो भी कौन से टाइम पे? 10 सेकंड पे। मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 98। तो जब भी वो ग्राउंड पे पहुंचा होगा तब उसकी y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? माइनस 98 मीटर पर सेकंड। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि जब वो ग्राउंड पे पहुंचा है तब उसकी वेलोसिटी vf है, फाइनल वेलोसिटी है, जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तब, तो उसको मैं लिख सकता हूं v0xi कैप प्लस vfy j कैप के बराबर, है ना। वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी v0xi कैप आप इसको बोलना चाहो तो आप इसको vfx भी बोल सकते हो, v फाइनल इन दी x डायरेक्शन, लेकिन वो vox के बराबर होती है इसीलिए मैं डायरेक्टली vox लिख दिया, है ना। तो ये vox कितनी है? तो भैया वो तो 15 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ये हो गया 15i कैप। और vfy कितनी निकाली हमने? माइनस 98, मतलब कि ये हो जाएगी माइनस 98 जे कैप, है ना। तो ये हो गई v फाइनल वेलोसिटी। जब भी वो ग्राउंड को हिट करेगा तब उसके पास वेक्टर फॉर्म में देखने जाए तो इतनी वेलोसिटी होगी। लेकिन हमें वेलोसिटी निकालने को नहीं बोला, हमने क्या बोला? स्पीड। और स्पीड क्या होती है? जब भी ग्राउंड को हिट करेगा तब स्पीड कितनी होती है? स्पीड निकालना बहुत ही आसान है, जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो आपको स्पीड मिल जाएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? हमें पता है अंडर रूट में किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आपके पास कैल्सी है, कैल्सी का इस्तेमाल करो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 98 का स्क्वायर
आइए निकालते हैं 98 का स्क्वायर क्या निकलेगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, सो आपके पास कैल्सी है, आप चाहो तो कैल्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाय 98, कुल मिला के 9604, तो ये होगा 9604 और 9604 प्लस 225, तो कुछ निकल के आता है 9829। कितना आया, 9829, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 9829। तो 9829 का अंडर रूट कितना निकलेगा, तो चलिए पता लगा लेते हैं। सो अंडर रूट में 9829 करेंगे, सो अंडर रूट 9829, तो करीब करीब ये आता है 99.14। ये कितना निकल के आता है, 99.14 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इतनी स्पीड आपको दिखेगी, इतनी स्पीड आपको दिखेगी। क्लियर है, हाँ 99.14, इतना आंसर आपको यहां पे दिखेगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये पॉइंट। हाँ, अप्रोक्सीमेटली आप 99 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं लिखने के लिए। क्लियर है पॉइंट। तो हमने कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, एग्जांपल 4.9। A cricket ball is thrown at a speed of 28 मीटर पर सेकंड in a direction 30 डिग्री above the horizontal। मतलब कि मान लो कि ये हमारी एक्सिस है और एक क्रिकेट बॉल को कितनी वेलोसिटी, 28 मीटर, मतलब कि ये जो v0 है ना, ये आपको 28 मीटर पर सेकंड दी गई है, 28 मीटर पर सेकंड दी गई है। कितने डिग्री पे फेंका गया है, 30 डिग्री पे फेंका गया है ना। तो ये डायरेक्शन में उसको फेंका गया है, ऐसा आपको बोला गया है ना, ऐसा कुछ दिया गया है 30 डिग्री पे अबोव दी हॉरिजॉन्टल। तो यही हुआ ना, यही एंगल 30 डिग्री पे फेंका गया है। तो आपको क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। मतलब कि आपको अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो क्या क्या निकालने को बोला गया है, तो मैक्सिमम हाइट मतलब कि एच मैक्स निकालने को बोला गया है। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, मतलब कि ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोला गया है। एंड तीसरा द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स द सेम लेवल, मतलब कि आपको अल्टीमेटली रेंज निकालने को बोला गया है ना। तो तीन चीजें निकालनी है, पहले क्वेश्चन में एच मैक्स, दूसरे में टाइम ऑफ फ्लाइट एंड तीसरे में रेंज निकालने को बोला गया है। अब ये सारी चीजें निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट बना देते हैं। ये जो 28 मीटर पर सेकंड आपको दिया गया है ना, इसके दो कंपोनेंट पहले तो यहां पे शो कर लेते हैं। तो चलिए पहले तो कंपोनेंट बता देते हैं। तो ये इसका एक कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में और इसका एक कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में, जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया। तो वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है इसको हम v0y बोलते हैं एंड x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो हमारे लिए v0x होगा। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं v0x एंड इसको मैं बोलता हूं रेड कलर वाला जो भी है, इसको मैं बोलता हूं v0y। ठीक है, चलो तो ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v0x। v0x कितनी होती है आपको पता है, v0x कितना होता है, v0x होता है v0 cos 30 डिग्री, है ना। यहां पे एंगल थीटा 0 कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, है ना। चलो तो ये v0 कितना है हमारे पास 28 मल्टीप्लाई बाय cos 30, cos 30 होता है भैया √3/2, तो ये हो जाएगा 14 टाइम्स √3, है ना। 14 2 से 28 होता है, तो 14 टाइम्स √3 मीटर पर सेकंड। ये होगी हमारी एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरीके से हम इनिशियल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है वो भी निकाल लेते हैं, v0y जो होती है v0 साइन थीटा, मतलब कि v0 साइन 30, है ना। और ये v0 साइन 30 ये हो जाएगी 28, साइन 30 होता है 1/2, तो ये होके आएगा 14 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो अभी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इतना तो सिंप्लीफाई कर दिया, अभी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या पूछा है भैया, एच मैक्स। भाई साहब पहले एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या, ओहो हो जल्दी 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 जल्दी, फॉर्मूला एच मैक्स का क्या है, एच मैक्स का फॉर्मूला ये रहा। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइड बाय 2g, ये है हमारा एच मैक्स का फॉर्मूला, है ना। अभी ये सारी चीजें ना याद हो जानी चाहिए। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0, मतलब कि हमारे केस में ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय 2g, ये है एच मैक्स का फॉर्मूला। जरा नोट डाउन करो,
जरा नोट डाउन करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, V0 sin 30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। और जरा नोट डाउन करो, यही V0 साइन 30 का होल स्क्वायर, V0 साइन 30 तो हम बोल सकते हैं V0y, है ना, ये तो हम बोल सकते हैं V0y, मतलब कि ये तो हो गया V0y का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अच्छा, V0y कितना मिला हमें, 14 मिला ना, 14 मिला, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्लेस कर दो भाई साहब, ये हो गया 14 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू जी कितना लेना है नहीं बोला है तो 10 ले लेते हैं, है ना, 10 ले लेते हैं। तो भैया हमें पता है कि भैया ये जो 14 का स्क्वायर होता है वो 196 होता है ना, ये जो 14 का स्क्वायर होता है वो 196 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, मतलब कि ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10, मतलब कि 9.8 मीटर, है ना, ये हो जाएगा 9.8 मीटर। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट के रिलेटेड मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, 98 मीटर आएगी। मतलब कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, या फिर स्टोन बोलना है तो स्टोन बोल दो, ये मैक्सिमम 9.8 मीटर हाइट ट्रैवल करेगा, मैक्सिमम 9.8 मीटर हाइट ट्रैवल करेगा। क्लियर हुआ भाई साहब, ये क्लियर हुआ। हाँ, अगर आप यहां पे 9.8 लेते ना, यहां पे जी का वैल्यू 9.8 लेते तो आपको 10 मीटर मिलता। चलिए एक काम करते हैं, 9.8 लेते, क्योंकि नहीं तो आपका एनसीईआरटी का आंसर मैच नहीं करे तो आप बोलोगे कि सर ये क्या, एनसीईआरटी का आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, यस और नो, क्योंकि वहां पे बच्चों उन्होंने ना जी जो भी लिया है वो 9.8 लिया है, ठीक है, तो मैं इसको 9.8 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अब ये 196 डिवाइड बाई 2 98 होता है, 98 डिवाइड बाई 9.8 कितना होता है, 10 मीटर होता है। तो ये हो गया हमारा 10 मीटर एच मैक्स। अरे भैया क्या किया, सीधा एच मैक्स का फॉर्मूला ही तो इस्तेमाल किया ना, क्या किया हम, एच मैक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने को बोला है। अरे भैया जो बोला है ना वो टाइम ऑफ फ्लाइट है और कुछ भी नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट का भी तो फॉर्मूला डिराइव किए थे। अच्छा देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या डिराइव किए थे, ट्वाइस v0 sin थीटा 0 डिवाइड बाई जी, ट्वाइस v0 sin थीटा 0 डिवाइड बाई जी, है ना। तो यहां पे लिखते हैं ट्वाइस v0 sin थीटा 0, थीटा 0 मतलब कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो यहां पे 30 डिग्री दिया गया है, डिवाइड बाई जी। अच्छा बच्चों ये v0 sin 30, इसको तो हम vy बोलते हैं, सॉरी v0y बोलते हैं, है ना, इसको हम v0y बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस v0y डिवाइड बाई जी। अच्छा v0y का वैल्यू कितना आया, तो भैया 14 आया था, 14 डिवाइड बाई, अभी यहां पे g का वैल्यू 9.8 लेना है ना, तो ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 9.8, 28 डिवाइड बाई 9.8। और आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है तो 28 डिवाइड बाई 9.8 अगर लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 2.8571, 2.8571, ओ 2.81 8571 ऐसा कुछ आंसर आया। मतलब कि इसको मैं 2.9 लिख सकता हूं क्या, हाँ मैं इसको 2.9 सेकंड लिख सकता हूं, सो अप्रोक्सीमेटली इट इज 2.9 सेकंड, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया जो आपको निकालने को बोला था, 2.9 सेकंड आया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन बी का आंसर। और क्वेश्चन सी में क्या निकालने को बोले हैं भैया, रेंज निकालने को बोले हैं, और कुछ भी नहीं है, वो जो सेंटेंस में लिखा है इसका मतलब होता है रेंज। रेंज कितनी होती है, ओ इसका फॉर्मूला सर मुझे तो याद नहीं है। अरे भैया कोई बात नहीं, ये रहा इसका फॉर्मूला। रेंज क्या होता है, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 डिवाइड बाई जी। अभी इसको ना याद कर लो, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 डिवाइड बाई जी, है ना, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 डिवाइड बाई जी। तो मैं इसको लिखूंगा v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0, 2 टाइम्स 30, थीटा 0 30 है ना, डिवाइड बाई जी, ठीक है। अभी ये हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन 60 डिग्री हुआ ना, ये तो v0 स्क्वायर साइन 60 डिग्री। देखो अगर हम ये v0 y एंड v0 x नहीं कैलकुलेट करते ना तो भी चल जाता, सारी वैल्यू यहीं पे प्लेस कर देते, चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ये v0 कितना दिया, ओह ये तो g है, 9 नहीं है। v0 कितना दिया गया है तो 28, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है तो भैया √3/2 होता है, डिवाइड बाई जी। हमें क्या लेना है, 9.8 लेना है, हमें क्या लेना है, 9.8 लेना है ना। चलिए तो देख लेते हैं इसको भी, चलिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड वगैरह भी तो करना है ना, हाँ तो पहले कैलसी वगैरह निकाल लो, ठीक है। सो 28 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 9.8, अच्छा मतलब कि वो आता है 40 मल्टीप्लाई बाई 1.73,
तो ये हो जाएगा 69.2, 69.2, तो ये हो जाएगा 69 पॉइंट। आप कैलसी में सॉल्व कर सकते हो। इतना मीटर अप्रोक्सीमेटली लिखना है तो इसको 69 मीटर ही बोल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना। तो रेंज कितनी आई बच्चों, रेंज आई हमारे पास 69 मीटर। क्लियर है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन जिसमें आपको रेंज निकालने को बोला। देखो ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो। द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। ये जहां से उसको थ्रो किया गया वहां से सेम लेवल पे जब नीचे गिरेगा तब थ्रो किया गया वहां से वो पॉइंट, वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपको निकाला, वो क्या होता है, वो रेंज ही तो होती है ना, है ना। तो ये रेंज निकालने को बोला था। ठीक है। तो बच्चों यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे।